एक टॉपिक हमारे पास ये भी है कि जो यानी जो न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये कि डॉक्टर जयशंकर और सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, उस पे काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि इस ज़माने में जब क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिला रही, हॉकी टीम हाथ नहीं मिला रही और कई तरह की टेंशन्स चल रही हैं, अगर ये एक खुशगवार वाक़ये के तौर पे लिया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया है और कई लोग खैर एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि दोनों ने हाथ मिलाया और मुस्कुराहटें भी चेहरे पर थी। इस पे भी हम बात करेंगे और आज और साथ ही साथ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाने में कोई भी हुकूमत या डिक्टेटरशिप जब आई तो ये लोग नाकाम क्यों रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें भारत या बांग्लादेश से, तो इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक ही जैसा निज़ाम तालीम लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो एक ही क्या सही होगा। तो सर उस पे हम पहले बात करते हैं। और आपको क्या लगता है सर, ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जिसमें कि सिर्फ ये नहीं कि रट्टा लगा के पास हो गए या नंबर ले आए, लेकिन एक जहनी तौर पे जो एजुकेशन जो मिलती है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को, चाहे वो हमारा जमाना हो, बाद वाला हो, या इस वक्त का हो या हमसे पहले का, कभी भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया या कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रही। क्या वजह है इसकी? जी, ये बड़ा अहम मौजू है एंड आई एम ग्लैड यू आर रेजिंग दिस इशू। तो उसमें मसला ये है कि हमारी जो है ना प्रायोरिटी नहीं रहा, ये शोबा जो है तालीम का जो शोबा है, इट हैज नेवर बीन अवर प्रायोरिटी। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात है, हम बेसिक एजुकेशन भी अपनी कौम को नहीं दे सके। अगरचे आइन में ये लिखा हुआ है कि जी स्टेट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, लोगों को एजुकेट करेगी, लेकिन एक्चुअली स्टेट इज नॉट सीरियस अबाउट एजुकेटिंग द पब्लिक। और मैं कई दफा ये कोट कर चुका हूं कि हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी स्टेट कितनी सीरियस है एजुकेशन के हवाले से। और जहां तक क्वालिटी एजुकेशन का ताल्लुक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो, मार्केटेबल स्किल्स सिखाई जाएं, उसमें तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो हम जो भी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर है। और इवन आप देखिए सीएसएस जो है, कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं और बहुत कम हैं जो पास हो पाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में कितने लोग फेल होते हैं। तो इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम। और उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ शुरू से ही जोर जो है ना वो रट्टे पे है, मेमोराइजेशन पे है। सोचने की सलाहियत जो है वो हमारा सिस्टम पैदा नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की टर्म तक जो है वो हमारे स्टूडेंट्स तो क्या, टीचर्स को भी मालूम नहीं होती। वो कभी इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करते कि चीजों को तनकीदी अंदाज से देखो, क्रिटिकली देखो, और जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको क्विकली बिलीव मत करो। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तनकीदी सोच पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के लिए वो ग्रेजुएट्स पैदा करता है। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आप रट्टा लगाएं, स्टेट का जो नैरेटिव है, डोमिनेंट नैरेटिव जो है, उसको सपोर्ट करें, तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो मैं बर्तानिया में पढ़ता रहा हूँ, तो एक पेपर मैंने लिखा जिसमें बीबीसी पे तारीफ की, सिंसियर तारीफ थी। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बड़े ढीले से मुंह से कहते हैं, इट इज गुड दैट यू हैव प्रेज्ड द बीबीसी, बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड आल्सो एक्सप्लोर्ड इट्स वीकनेसेस एंड कंस्ट्रेंट्स। कि यानी बीबीसी की तारीफ काफी नहीं है, उसकी वीकनेसेस और उसकी कंस्ट्रेंट्स और मजबूरियां जो हैं उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। यानी कोई इदारा परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर इदारे में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ उसमें नेगेटिव्स होते हैं। तो वो तक जब तक आप नहीं उनका तजिया करते, उस वक्त तक आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलता। तो ये जो चीज है, मेरे टीचर्स जो थे, मेनी ऑफ देम वर एजुकेटेड इन द वेस्ट, लेकिन उन्होंने कभी ये बात हमें नहीं बताई। शायद उनको अंदाजा है कि भाई पाकिस्तान जैसे माहौल में इसकी गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे नहीं ये चीज चलती। हमारे यहाँ तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बहुत से टीचर्स जो हैं जो जरा हट के पढ़ाते हैं, वो बता देते हैं कि भाई ये मैं चीजें आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मत लिखना। इसलिए बहुत जो है ना, हमें नजरियाती जो पैरामीटर्स हैं हमारे, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और वो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो है वो ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो बजट बनाया जाता है उसमें एजुकेशन का बजट काफी कम होता है, जबकि बाकी चीजों में हम डिफेंस और कई दूसरी चीजों में जो है शोबों में जिसका कोई डायरेक्टली वास्ता नहीं होता पब्लिक के साथ, उसमें काफी बजट लगा देते हैं। और कभी किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन नहीं रही। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। भारत से कई आपने देखा लोग ऐसे निकले या स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। पाकिस्तान बेशक छोटी कंट्री है, यहाँ से चले उनके मुकाबले में 10% 20% ही निकल आते, वो भी नहीं निकले। क्या लगता है आपको कभी हो पाएगा? मुश्किल है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है वो नहीं बदलती, हम अपने ख्यालात पे एक तनकीदी नजर नहीं दौड़ाते, तो मुश्किल है कि इस तरह की कोई चेंज आए। और जहां तक एजुकेशन बजट का ताल्लुक है, देखिए एजुकेशन की कोई लॉबी नहीं है मुल्क में, तो इसके लिए कोई बंदा आवाज नहीं उठाता।
तो वो कहते हैं ना जी कि माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं देती बच्चे को जब तक वो रोए ना, प्रोटेस्ट ना करे। तो हमारे यहाँ एजुकेशन की चूंकि लॉबी कोई नहीं है, तो इसलिए जितने भी पैसे उसको मिल जाएं वो गनीमत होती है। ये नहीं देखते कि यार इससे हम अपने नौजवान नस्ल को आगे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं बर वक्त अदा होंगी नहीं होंगी। तो हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं, इसका HEC का बजट देख लीजिए, उन्होंने कितने पैसे मांगे थे और उनको दिए कितने गए। यानी पिछले साल से भी कम पैसे इस दफा बजट में दिए गए, और इस दफा आपको पता है कि डिफेंस बजट में 20% का इजाफा हुआ। तो वो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो काट के ही आपको देने पड़ेंगे। आज मैं किसी इंडियन जर्नल का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो यही बात कर रहे थे कि यार कौम जो है ना वो राफेल से नहीं बनती, कौम जो है वो तालीम से बनती है, टेक्नोलॉजी से, साइंस से बनती है। तो ही वाज टॉकिंग रियली सेंस कि हमें जो है एजुकेशन में ये जो सोशल सेक्टर है उसको मजबूत बनाना है। डिफेंस पे जब हम खर्च करेंगे तो सोशल सेक्टर से ही कट लगाना पड़ेगा ना। सो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए वो एक जर्नैल था, वो ये बातें कर रहा था। हमारे यहाँ जर्नैल जो है इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है ना, अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक एजुकेशन सीरियसली, और जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको मिल बैठना पड़ेगा, और उनसे मुशावरत किए बगैर आप अच्छा जो करिकुलम है वो नहीं बना सकते, अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते। लेकिन चूंकि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है तो किसी का ध्यान उधर जाता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता, जो कि पहली बात यही कि जाना चाहिए। और अगर एजुकेशन सेक्टर को हम मजबूत करेंगे तो इकोनॉमी भी अपने आप ही जो है वो ग्रो करेगी और बेटर होती चली जाएगी। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह की टेंशन रही लास्ट ईयर, आई विश कि उस तरह की सूरत हाल दोबारा ना हो, और दोनों कंट्रीज अमन से रहें, दोनों कंट्रीज आराम से रहें, और लोग भी जो है एक दूसरे के लिए थोड़ा पॉजिटिव तौर जो है वो लेकर आए। क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिला रही, हॉकी टीम जो स्पोर्ट्स वाले हैं बहरहाल उनके कुछ ना कुछ टेंशन चल रही थी लास्ट ईयर आपने देखा, लेकिन एक आखिरी दिन जो था 31 दिसंबर का, वो बड़ा ही खुशगवार एक चीज लेकर आया। हालांकि वैसे गए तो दोनों ही जो कंट्रीज के लीडर्स थे वो एक आप जानते हैं कि खालिदा जिया साहिबा की डेथ के बाद जो वहां पे कंडोलेंस के लिए गए थे, लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने भी और यहाँ से भी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब गए थे। दोनों के दरमियान ना सिर्फ ये कि शेक हैंड हुआ है बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि जी वो ऐसे ही हाथ मिला लिया, कोई खास बात नहीं है, तो चले मान लिया कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल रहा है उसमें ये हाथ मिलाना आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो भी एक बड़ी खुशगवार और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दोनों के चेहरे पे। मेरे ख्याल में तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको वेलकम करना चाहिए। मैंने फेसबुक पे भी इसको वेलकम किया और कहा कि भाई इट्स अ गुड साइन, उस पे बिल्ड ऑन करना चाहिए। और अयाज सादिक साहब के लिए भी एक सरप्राइज का बायस थी, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। वो खुद भी परेशान थे कि चूंकि एक हिस्ट्री थी कि हाथ ना मिलाने की, तो उनके नजदीक ये था कि यार ये क्या ऑकवर्ड मोमेंट आने वाला है। तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उनको कहा कि मैं आपको जानता हूँ। सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस जेस्चर, और उनमें कोई वो एरोगेंस नहीं थी कि जनाब द अदर पर्सन इज सपोज्ड टू नो हु एम आई। तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा है। और हमारे जो वजीर हैं, एक वजीर ने बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सा बयान दिया कि जी ये मुनाफकत का मुसाफा है। मेरा ख्याल है इस तरह की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए चैनल हिंदुस्तान टॉक में। दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि ऐसी आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों जिस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम पर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, डॉक्टर एस जयशंकर ढाका गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल ताल्लुकात रखते हैं उनसे एक अपना हाथ मिलाया। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि, और यूनुस जी से उन्होंने मुंह फेर लिया अपना, जहाँ तक देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पर ये क्रिएट हो रही है कि जहाँ पर बांग्लादेश टीम के खिलाफ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें, भारत के संबंध जो है वो काफ़ी बेहतर तो नहीं लगे दिखाई दे रहे। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी हुआ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब निगेटिव पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर इस बारे में जो उन्होंने हाथ मिलाया, इस विषय में क्या सोचा, उस बारे में हम वीडियो में आपने जाना और जो चीज़ें हैं वीडियो के सामने आपको दिखाई दी। तो आई होप ये दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।